नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। श्रद्धा मर्डर केस एक ऐसी मिस्ट्री बन चुका है जिसमें रोज नए ट्विस्ट और नए पहलू सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लगता है मामले की कई परतें अभी पर्दे में ही हैं। आज इस मर्डर केस में कबूलनामे वाला ट्विस्ट भी आया और गुस्से वाला एंगल भी। हमारे आज के 7 सवाल इस सनसनीखेज हत्याकांड के इर्द गिर्द ही हैं और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो अब आपके सामने है। और हमारा पहला सवाल है कि आफताब ने अपना गुनाह कबूल लिया है। इसे लेकर 2 अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ यह दावा है कि कोर्ट में पेशी के दौरान आफताब ने जज के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो दूसरी तरफ आफताब के वकील इसे नकार रहे हैं। श्रद्धा की हत्या को बर्बर तरीके से अंजाम देने का इकरार आफताब ने पुलिस के सामने पहले ही कर दिया था और पुलिस को हत्या से जुड़ी जानकारी भी दे दी थी, लेकिन पुलिस को दिया बयान उसको सजा दिलाने में नाकाफी होता। इसलिए पुलिस पिछले कुछ दिनों से उसके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर सबूतों की तलाश कर रही है। आज आफताब की पुलिस रिमांड पूरी हो रही थी, लिहाजा पुलिस ने आफताब को कोर्ट में पेश किया। दावा किया गया कि आफताब ने कोर्ट में जज के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पेशी के दौरान आफताब ने श्रद्धा की हत्या को अंजाम देने की बात मान ली और कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो गुस्से में किया। आफताब ने पहली बार जज के सामने अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा कि उससे जो भी गलती हुई वो गुस्से में आकर हुई। श्रद्धा हत्याकांड में आज 5 दिन की पुलिस कस्टडी पूरे होने के बाद आफताब को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सुनवाई के दौरान आफताब ने जज के सामने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, यानी कि गुस्से में हुआ। हालांकि आफताब के वकील का दावा है कि उसने ये जरूर माना है कि गुस्से की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन उसने ये हत्या की बात कबूली नहीं है। ऐसा कुछ एडमिट नहीं है, कोई कन्फेस नहीं किया है उसने। बस ये है कि रूमर फैलाई जा रही है कि उसने कन्फेस कर लिया, ऐसा कोई कन्फेशन नहीं है। सिर्फ वर्बल कन्फेशन है? वर्बल भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं मिस कन्फेशन का मतलब है कि मैंने मार दिया उसको, ऐसा कुछ ने नहीं कहा कि मैंने मार दिया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जंगल से उन्हें कुछ हड्डियां मिली है और जबड़े का एक टुकड़ा मिला है, लेकिन पुलिस को शव के कई और टुकड़ों और हत्या के हथियार की तलाश है। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि आरोपी के घर एक रफ साइट प्लान मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। ऐसे में हत्या की कड़ियों को जोड़ने में आफताब की कस्टडी को बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस की दलील के बाद कोर्ट ने आफताब की पुलिस कस्टडी को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया। दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, पर मैंने उसको बीइंग काउंसिल मैंने उसको अपोज किया कि नहीं, 2 दिन की इसकी रिमांड मिलनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से वो पीसी रिमांड में है। पर ऑनरेबल कोर्ट ने 4 दिन की अलाउ कर दी उसको। आफताब के परिवार वाले श्रद्धा मर्डर केस के खुलासे के बाद अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन आफताब के वकील का दावा है कि वो फरार नहीं है और कल ही आफताब की उनसे मुलाकात हुई है। आफताब से ये भी पूछा गया था कि आप जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको लॉयर प्रोवाइड की गई है, आप सेटिस्फाइड हैं? उन्होंने बोला मैं सेटिस्फाइड हूं और कोई दूसरा लॉयर मैं नहीं करना चाहता हूं और न मेरे फैमिली कोई दूसरा लॉयर करना अभी चाह रहे हैं। ठीक है, और आफताब को भी उसके फैमिली से मीटिंग कराई गई है और आफताब ने अपने फैमिली से मिले हैं। आफताब का ये कबूलनामा उस वक्त आया जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उसके लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट की मंजूरी ले ली है। दरअसल दिल्ली पुलिस के सामने 6 महीने पुराने श्रद्धा मर्डर केस में सबूत जुटाना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने जा रही है। पुलिस इन दोनों टेस्ट के जरिए आरोपी आफताब से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। इसी बीच सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस ने 14 टीमें बनाई हैं। श्रद्धा की हत्या के बाद अगले दिन से आफताब के मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक रूट बनाया गया। उस पूरे रूट की पड़ताल करने का पुलिस का प्लान है। पुलिस को कुछ ऐसा अंदेशा हुआ, पूछताछ में कुछ ऐसी चीजें पुलिस के सामने आई, जिसके बाद पुलिस इस कूड़े के ढेर तक पहुंचती है, यहाँ पर तलाशी लेती है, इस कूड़ा आगे कहाँ फेंका जाता है, वहां तक इस पूरी चेन को पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ इस फेंसिंग वाले इलाके में भी पुलिस की टीम पहुंचती है और यहाँ भी छानबीन करती है। दरअसल
पुलिस को इस बात का अंदेशा हो रहा है पिछले 10 दिनों की जांच के बाद कि अमीन पूनावाला लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है, और अब इसीलिए पुलिस साइंटिफिक एविडेंस की तरफ इस मामले में आगे बढ़ रही है। आफताब गुनाह कबूल करे न करे, लेकिन दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड के सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ने में दिन रात एक किए हुए है, जिससे हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अरविंद ओझा और श्रेया के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आफताब से अब तक की पूछताछ में यह सामने आया है कि वो लगातार अपने बयानों से पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी अंदेशा होता है कि वो पुलिस को गुमराह कर उलझाने की कोशिश कर रहा है। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा दूसरा सवाल है आफताब के कबूलनामे के क्या मायने हैं। अगर वो वाकई जज के सामने एक वाले जुर्म कर रहा है तो इससे पुलिस का काम आसान हुआ है, या अब भी वो गुमराह कर रहा है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एडवोकेट कपिल सांखला का। अक्यूज की होती है उसका कोई भी मान्य नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उससे कोई रिकवरी हो, तो वो स्टेटमेंट कुछ भी बोलते रहे। दूसरी बात है, अगर उसके बयान जैसे रेत हवा में हिल रही होती है वैसे हिले जा रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट का कोई मान्य नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो कन्फेशन में आए। तो उसकी कोई भी स्टेटमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन को क्या वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या नहीं, और अगर करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बेल और उसके ट्रायल में ये चीज उसके खिलाफ ली जाएगी। दूसरी चीज, जैसे कि आपने सही कहा कि पहले उसने कहा कि मैंने नशे की हालत में करा, तब आप ही के चैनल पे मैंने ये बताया था कि नशे की हालत में तब माना जाता है अगर उसको किसी और ने नशा दिया हो, या वो ऐसे एडिक्टेड हो कि उस मोमेंट में उसको नहीं पता हो। यहां पे दोनों केसेस ऐसे नहीं थे। नशा करके अगर किसी को मार दिया और बोले कि मैंने नशा करा, तो वो कोई बाय लॉ कोई ऐसा नहीं है कि उसको सजा माफ हो जाएगी। दूसरी चीज, हीट ऑफ द मूवमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है। हीट ऑफ द मूवमेंट ये होता है आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने उसे धक्का दे दिया, वो मर गया तो समझ आता है, या कुछ ऐसी चीज कर दी। मगर अगर आपने कुछ ऐसी चीज करी हीट ऑफ द मूवमेंट में भी जिससे आपको पता है कि उसकी डेथ हो सकती है, तो ये फिर डिफेंस आपके फेवर में नहीं आ सकता। ये पहली बात। आफताब का गुनाह साबित करने के लिए पुलिस को चाहिए पुख्ता सबूत, और ये सबूत जुटाने के लिए पुलिस जमीन आसमान एक किए हुए है। जंगलों की खाक छान रही है, तालाब को खंगाल रही है। मैदानगढ़ी का तालाब पुलिस की जांच का अहम केंद्र बना हुआ है। और अब नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है मैदानगढ़ी तालाब में पुलिस को क्या सबूत मिले। गोताखोरों की मदद से पुलिस को तालाब से हड्डी मिली है। शुरुआती जांच में यह हाथ की हड्डी लग रही है। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे। महरौली से 4 किलोमीटर दूर, ठीक 4 किलोमीटर दूर मैदानगढ़ी का एक तालाब है। तस्वीरों के जरिए गिरीश बताइए कि किस तरह से ये मैदानगढ़ी का तालाब है, और यही आशंका जताई जा रही है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा का कटा हुआ सिर यहां पर फेंका था। आज ही यहां पर पुलिस की टीम आई थी, और चूंकि यहां पर यह बताया जा रहा था कि पहले पूरे तालाब को खाली करवाया जाएगा, लेकिन तालाब को खाली नहीं करवाया गया। गोताखोरों की टीमें इसमें भेजी गई। तस्वीरों के जरिए बताना चाहेंगे कि तालाब देखिए कितना बड़ा और फैला हुआ तालाब है। इसी तालाब में उसने श्रद्धा का सिर फेंका था, और जो सिर का निचला हिस्सा यानी कि जो जबड़ा है वो पुलिस को बरामद हुआ है, और इसी तालाब से जो है 3 हड्डियां भी मिली है। अब जांच का विषय यह है कि जब डीएनए टेस्ट होगा तब वो 3 हड्डियां, जबड़ा और वो हड्डियां, वो शरीर के टुकड़े जो पुलिस को वहां पर यानी महरौली के जंगलों में मिले हैं, क्या वही वाकई में तीनों के डीएनए टेस्ट के बाद यदि वो सिमिलर है, यदि वो समान है, यानी कि यही साबित होगा कि श्रद्धा के शरीर के ही टुकड़े हैं। श्रद्धा मर्डर केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस कई राज्यों में छानबीन कर रही है। उसे शिद्दत से तलाश है उस हथियार की जिसका इस्तेमाल लाश के टुकड़े करने के लिए किया गया। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है कत्ल के हथियार के बारे में आफताब ने क्या जानकारी दी है। हथियार को लेकर भी अब कुछ नई बातें सामने आ गई हैं। पुलिस का कहना है कि आफताब ने 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों को कहां फेंका गया, आफताब ने इस बारे में बताया है। आफताब ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसने 18 मई की रात गला दबाकर श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो 10 घंटे तक श्रद्धा के शव को काटता रहा, और फिर उन टुकड़ों के साथ साथ उसने हथियारों को भी ठिकाने लगा दिया।
अदालत में आफताब के गुनाह को साबित करने के लिए पुलिस को इन हथियारों को बरामद करना पड़ेगा। लिहाजा दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब आफताब से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने 3 अलग-अलग हथियारों के बारे में बताया। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए एक इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उसने शव के टुकड़े करने के लिए एक ब्लेड और एक चापड़ का भी इस्तेमाल किया। आरी और ब्लेड से जहां लकड़ी या किसी दूसरी चीज के टुकड़े किए जा सकते हैं, वहीं चापड़ का इस्तेमाल खास तौर पर मीट काटने के लिए किया जाता है। इन हथियारों को खरीदने में भी उसने पूरी चालाकी बरती। आफताब ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक हार्डवेयर की दुकान से इन चीजों को खरीदा। किसी को शक न हो इसलिए उसने वहां से की और 2 हथौड़ियां भी खरीदी थी। राजन जी, एक बात बताएं कि आफताब आपके यहाँ सामान खरीदने आया? जी, मेरे यहाँ आया था। कब की बात है ये जैसा वो कह रहा है कि भाई मई महीने में वो हमसे सामान खरीदने आया था, तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि मई। याद नहीं है? याद नहीं है सर, बहुत पुरानी बात हो चुकी। लेकिन कंफर्म है कि आया था? सर ये बात मैं नहीं कह सकता, ये बात सामने वाला कह रहा है कि भाई वो आया था। उसने पुलिस वाले के सामने वेरीफाई किया है कि भाई मैं यहाँ आया था और यहाँ से ये सामान खरीद के लेके गया। पुलिस अब इन हथियारों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने जब आफताब से पूछा कि उसने तीनों हथियारों को कहां फेंका, तो उसने 2 इलाकों का जिक्र किया। उसने बताया कि आरी और ब्लेड को उसने गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका। वहीं चापड़ को मेहरौली की 100 फुटा रोड पर एक कूड़ेदान में फेंक दिया। जहां पर लोग कूड़ा फेंकते हैं और यहां से कूड़ा उठाया जाता है, रोड की आप राइट साइड देखेंगी तो यहां पर क्या है, उसने कहा कि कुछ चीजें जो हथियार है यहां पर भी फेंक दिया। कभी गुड़गांव की बात आती है, कभी यहां की बात आती है। गुड़गांव की जब बात सामने आई थी तो दिल्ली पुलिस की टीम मेटल डिटेक्टर के साथ 19 नवंबर को पहुंची। पहले 18 नवंबर को पुलिस पहुंची थी, फिर 19 नवंबर को पुलिस पहुंची। मेटल डिटेक्टर लेके पहुंची कि अगर आ रही होगी तो झाड़ियों में से खोजने में पुलिस को आसानी होगी। लेकिन 19 नवंबर को पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला। पुलिस को ये भी पता चला है कि आफताब लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता था और उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए रफ साइट प्लान भी बना रखा था। आफताब से मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस गुरुग्राम में खोजबीन कर चुकी है, जहां से उसे कुछ सबूत भी मिले हैं। पुलिस ने उन सबूतों की जांच के लिए उसे CFSL भेज दिया है। पुलिस को ये भी पता चला है कि आफताब आरी को फेंकने के लिए कैब से गुरुग्राम आया था। आफताब आमतौर पर मेट्रो से ऑफिस जाता था, लेकिन जिस दिन वो अपने बैग में हथियार डालकर उसे फेंकने गया, उस दिन उसने कैब बुक की थी ताकि मेट्रो के स्कैनर से बच सके। उस कैब से वो गुरुग्राम के DLF फेज 2 और 3 के जंगलों तक गया था। पुलिस कैब ड्राइवर की मदद से वहां तक जाने और सबूतों को बरामद करने की कोशिश में जुट गई है। इधर श्रद्धा हत्याकांड की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस से जांच की जानकारी लेने के लिए आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा साउथ DCP ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों से इस पूरे मामले की प्रगति की जानकारी ली। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली गुड न्यूज टुडे। सबूतों को तलाश रही पुलिस को अब तक की खोज में कई हड्डियां मिली हैं। कल पुलिस को जबड़ा मिला था, जिसकी जांच जारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आफताब के घर की जांच FSL के साथ CFSL ने भी की है। CFSL को जांच में अहम सुराग मिले हैं। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, श्रद्धा मर्डर केस में मिली हड्डियों की जांच कहां पहुंची? आपको बता दें कि पुलिस को जो जबड़ा मिला है वो अहम सबूत साबित हो सकता है। दिल्ली पुलिस मुंबई के एक डेंटल सर्जन के संपर्क में है, जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल किया था। जंगल से लेकर तालाब तक दिल्ली पुलिस श्रद्धा का सिर तलाश रही थी। इस बीच पुलिस को जबड़े का एक हिस्सा मिला। दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि यह जबड़ा श्रद्धा का हो सकता है, लिहाजा जबड़े को जांच के लिए भेजा है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने मुंबई में श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही अपनी टीम को डेंटल सर्जन से संपर्क करने की बात कही है। ऐसा इसलिए
क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जबड़े का जो हिस्सा बरामद किया है उसके एक दांत में कैप लगा है। आमतौर पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांतों में कैप लगाया जाता है। श्रद्धा ने मुंबई में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था और ट्रीटमेंट के बाद उसके दांत में भी कैप लगा था। इस वजह से ही पुलिस ने मुंबई के उस डेंटल सर्जन से संपर्क किया है जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल किया था। पुलिस ने डेंटल सर्जन से श्रद्धा के दांत का एक्सरे मांगा है क्योंकि एक्सरे के बिना रूट कैनाल नहीं होता है। एक्चुअली उन्हें एक जॉ मिला है और उसमें ही उन्हें कंफर्म करना है कि जॉ विक्टिम का हो सकता है नहीं हो सकता। तो जस्ट दे केम फॉर द सेकंड ओपिनियन। उसका एक जॉ था उनके पास लाइक दिस, उसमें 2 दांतों पे कैप लगी हुई आरसीटी हो रखी है। वो ट्रीटमेंट उसका मुंबई में हुआ है किसी डेंटिस्ट के द्वारा। तो एग्जैक्टली हमें तब पता लगेगा उसका है या नहीं है, हमें एक बार उसके एक्सरेज मिल जाए। एक्सरेज में क्लियर हो जाएगा कि उस दांत का आरसीटी हुआ है या किसी और दांत का। एक्सरे से ये साफ हो सकेगा कि जबड़े के किस दांत का रूट कैनाल किया गया था और अगर वो दिल्ली में मिले जबड़े से मैच कर गया तो पुलिस का केस आसान हो सकता है। फिर फॉरेंसिक जांच और डीएनए जांच से ये साबित किया जा सकेगा कि वो जबड़ा श्रद्धा का ही था। एक जबड़े सहित पुलिस ने कुछ 17 बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं, लेकिन इसमें अभी कई और अड़चने हैं। सबसे पहले तो जो बॉडी पार्ट्स बरामद हुए अब ये पता करना होगा कि ये इंसान के हैं कि जानवर के हैं। इसके बाद पुलिस ये पता लगाएगी कि जो हड्डी अगर इंसान के हैं तो वो मेल या फीमेल के हैं। इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी कि उसकी एज कितनी है, फिर उसके बाद डीएनए कराया जाएगा। श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ा सबूत हाथ लगा है। आफ्ताब के बाथरूम में खून के ट्रेस मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल के अलावा सीएफएसएल से क्राइम सीन की जांच कराई थी। फॉरेंसिक जांच में आफ्ताब के बाथरूम में खून मिलने की पुष्टि हुई है। आफ्ताब के बाथरूम की टाइल्स से खून के निशान मिले हैं। इससे पहले एफएसएल को रसोई से भी कुछ खून के धब्बे मिले थे। पुलिस ने एफएसएल की जांच के अलावा ज्यादा तकनीक से लैस सीएफएसएल से भी सबूत जुटवाए थे। हालांकि अभी सीएफएसएल की रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते लगेंगे। कि एफएसएल जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को करेगी, वहीं सीएफएसएल जो है इस पूरे मामले में जो एनालिसिस है, हड्डियों का एनालिसिस है वो करेगी। अगर कहीं कनेक्शन मिल जाता है, यानी कि आरोपी ने मारा उस घर में, जो ब्लड स्टेन्स उठाए हैं एफएसएल ने वो मैच कर जाते हैं जो मृतका है उससे, वहां से ले जाते हुए फुटेज मिल गई है सीसीटीवी। उसके बाद जो जंगलों से हड्डियां मिली है, इसके अलावा कई और जगहों पर मिली है, वहां से अगर कनेक्ट हो जाता है कि वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े, तो नेचुरली इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल कई एंगल्स पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऑब्वियसली एफएसएल दिल्ली के अलावा अब इस मामले में सीएफएसएल सीबीआई का भी रोल आ गया है। पुलिस ने अब तक हड्डियों के कई टुकड़े उन जगहों से बरामद किए हैं जिनकी निशानदेही आफ्ताब ने की है। उन सभी टुकड़ों को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है। उन सभी की जांच की जा रही है। अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये मैटर और अभी तो जो कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन के बाद यहाँ पे लैब में एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट रिवील कर सकते हैं। लेकिन अब भी दिल्ली पुलिस के सामने श्रद्धा के सिर को बरामद करना बहुत बड़ी चुनौती है। श्रद्धा का सिर मिल गया तो फेस रिकंस्ट्रक्शन और स्कल सुपर इम्पोजिशन से पुलिस ये साबित कर पाएगी कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट में पुलिस के लिए आफ्ताब के कबूलनामे को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। ये केस इतना पेचीदा है कि इसे साबित करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस सबसे बड़ा सहारा है। पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना है कि जो बातें आफ्ताब पूछताछ में बता रहा है वो कितनी सच हैं। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पॉलीग्राफ टेस्ट से खुलेगा श्रद्धा के कत्ल का राज। आफ्ताब के सच झूठ का पता लगाने के लिए पुलिस पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट का सहारा ले रही है ताकि उसकी बताई बातों का मिलान हो सके। इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। आफ्ताब के पॉलीग्राफिक टेस्ट में बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। ऐसे में क्या क्या सवाल उससे पूछे जाएंगे, इस पर जरूर मंथन किया जा रहा है। करीब 50 से ज्यादा सवाल उससे पूछे जाने हैं, लेकिन इन सवालों को पूछने का जो पैटर्न होता है उसको समझिए। जो पहला सवाल होगा उसको 11वें सवाल के रूप में दोबारा से पूछा जाएगा। 11वें सवाल को 21वें सवाल के रूप में पूछा जाएगा और 21वें सवाल को दोबारा से 31वें सवाल के रूप में पूछा जाएगा। तो ये पैटर्न होता है कि जब भी पॉलीग्राफिक टेस्ट में लगता है कि अपराधी झूठ बोल रहा है, ऐसे में उस सवाल को बार बार रिपीट किया जाता है। साथ साथ नार्को टेस्ट में पॉलीग्राफिक टेस्ट के ही सवालों को ले जाने की
अनुमति होती है या फिर सोच होती है, क्योंकि जहां जहां लगता है एफएसएल को कि इन सवालों के जवाब जो हैं वो अपराधी ने संतुष्ट करने वाले नहीं दिए हैं, उन्हीं सवालों के जवाब जो हैं वो नार्को टेस्ट में पूछने की सोच होती है। लेकिन हाँ, जहां तक पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात है तो पॉलीग्राफ टेस्ट में स्पष्ट तौर पे आप ये समझिए कि ये टेस्ट जो है वो करीब 1.5 दिन तक चलने वाला है। अगर ये आज शुरू होता है तो आज 4 से 5 घंटे और कल जो है करीब 12 घंटे तक ये जो टेस्ट है वो होने की संभावना है। श्रद्धा आफ्ताब के साथ अपने संबंधों को लेकर इतना आजिज आ चुकी थी कि वो आफ्ताब से अलग जाने की कई बार कोशिश कर चुकी थी। सूत्रों की माने तो श्रद्धा का आफ्ताब से 3 बार ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन हर बार वो उसे मनाने में कामयाब हो जाता। सवाल अब हमारा आपके सामने है, हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये कि क्या श्रद्धा ने आफ्ताब की हरकतों के बारे में करीबियों को बताया था? श्रद्धा ने अपनी परेशानी के बारे में एक टीवी आर्टिस्ट को भी बताया। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कह रहे हैं टीवी कलाकार इमरान नजीर और फ्लोरा सैनी। बातें करते करते सडन ऑफिस ने मुझसे बोला कि डू यू हैव एनी डॉक्टर्स नंबर जो ड्रग्स वग्स का कुछ ऐसा करे। मैं सर्च किया, मैंने बोला डॉक्टर तो मेरी लिस्ट में कोई है नहीं। बोला कोई ऐसा रिहैब सेंटर। मैंने चेक किया, वो भी मुझे नहीं मिला। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला कि एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ड्रग एडिक्ट है, मुझे मारता पीटता है, अब्यूज़ करता है मुझे जब वो नशे करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इस चीज़ों से बाहर निकालूं। वो इंसान चेंज नहीं होंगे जो इतने टाइम से इतनी मार आप खाए हैं, इतने झगड़े हुए हैं, समझाया है पर वो चेंज नहीं हुए, तो वो चेंज आगे भी नहीं होंगे। प्लीज अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए, अपने प्यार की इज्जत कीजिए, क्योंकि यू नो द लव दैट यू हैव टू गिव। कोई तो है, एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छे मर्द इस दुनिया में हैं जो शायद इतना दिल रखते हैं या इतना प्यार रखते हैं, वो भी किसी अच्छे इंसान को ढूंढ रहे हैं, पर हम एक फालतू इंसान पे इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और हमारा भी प्यार खत्म हो जाता है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स की बात सुने, अपने पेरेंट्स से कभी कट ऑफ ना हो, अपने दोस्तों से, इवन आप लिव इन में है तो एक सोशल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी है, और कभी भी वायलेंस हो चुप ना बैठें, एक कंप्लेंट तो जरूर करें। कार्यक्रम में आज इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।